हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी लॉ। आज हमारा कंपनी लॉ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो भी कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है, वो एक तरह से एक पर्सन मानी जाती है। इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग बट इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन which clothed have with many rights, obligations, power, duty prescribed by law। और अगर हम बात करें नेचर की, तो हमारे पास कंपनी लॉज के लिए इतने सारे नेचर्स हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड और कॉमन सील। इसके साथ साथ हम लोग आज देखेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे हो गया सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। साथ साथ ली एयर फार्मिंग क्या भी हम लोग केस देखेंगे। उसके साथ साथ एक और केस जो कि आपको सेपरेट प्रॉपर्टी में आता है, बच्चा है फौजदार का। ये भी केस, ये तीन केस जो है इस मतलब जैसे पहला दो केस हो गया आपके सेपरेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है, और उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी को करता है क्या, बच्चा है फौजदार। अब हम बात करते हैं अपना सेपरेट लीगल एंटिटी की। ऐसा हम लोग जानते हैं कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इट एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। इट इज कंसीडर्ड एज अ लीगल पर्सन विच कैन इंटर कॉन्ट्रैक्ट, परचेज प्रॉपर्टी इज ऑन नेम, सू एंड कैन बी सूड बाय अदर्स। ये सब इसके, जैसे कि हम लोग आगे भी इसके नेचर्स देखेंगे। तो अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तभी इसके सारे ये फीचर्स मिल सकते हैं कि ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद करें तो सू करने का या फिर टू बी सूड, ये भी इसका एक नेचर है। उसके साथ साथ बात करें तो इसके कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज हो जाते हैं। अब सबसे पहले जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट देखा गया था, वो देखा गया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। ये एक लैंडमार्क केस है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी का। अब सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड में हुआ क्या था, सोलोमन जो थे उनके पास वो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसका नाम था सोलोमन वर्सेस कंपनी लिमिटेड, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। पर्पस क्या था, ट्रांसफरिंग हिज बूट एंड सूट बिजनेस। तो इसमें क्या वो करते हैं, वो कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर रहते हैं, और उनकी वाइफ, डॉटर और 4 सन्स, सबके पास एक एक शेयर रहता है। बाद में टोटल उनके पास टोटल कितने 20,001 शेयर्स रहते हैं। बाद में क्या होती है, कंपनी जो है वाइंड अप हो जाती है। अब वाइंड अप होने के बाद इनके पास जो है जैसे सोलोमन और उनके वाइफ और उनके चिल्ड्रंस के पास शेयर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सबसे पहले लेने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले वो अपने शेयर्स को लेते हैं, तो उसके बाद जैसे अदर शेयर होल्डर्स है वो बोलते हैं कि ये लोग की तो कंपनी है, तो सबसे पहले जो शेयर्स है वो हमें मिलना चाहिए। अब ये एक तरह से लीगल डिस्प्यूट बनता है। इसके बाद जो मेन इशू जो कोर्ट में जाता है वो यही होता है, मेन इशू दैट केस वाज वेदर मिस्टर सोलोमन एज द कंपनी मेजोरिटी शेयर होल्डर could be entitled to be paid first as a secured debenture holder। ये क्या मतलब, जैसे कि इन्हीं का कंपनी है या फिर इनके पास सबसे ज्यादा शेयर है, तो क्या ये सबसे पहले ये बात करें तो कुड बी इंटाइटल्ड टू पे फर्स्ट सिक्योर्ड डिवेंचर, ये क्वेश्चन रहता है। अब इसमें कोर्ट क्या जजमेंट करती है, कोर्ट जजमेंट करती है, ये देखिए यहां से, द कोर्ट हेल्ड दैट वंस अ कंपनी इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो फैसला होता है ये किसके फेवर में जाता है, मिस्टर सोलोमन के फेवर में जाता है। और मिस्टर सोलोमन के फेवर में जाता है क्यों, क्योंकि जो कोर्ट जो है इस जो भी कॉर्पोरेटेड कंपनी हो जाती है उसको बोल देती है कि वो एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। तो उसके अलग राइट, उसके ऑब्लिगेशंस, उसके सू करने के पावर सब कुछ अलग हो जाते हैं। तो इस केस में जो सोलोमन है वो अपना जो भी मतलब शेयर्स हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि जो मतलब आपका प्रॉपर्टी है, मतलब जो ओरिजिनल ओनर है, जैसे कि कौन है, सोलोमन है, और उनकी एक कंपनी है। अब दोनों की कंपनी में दोनों तो अलग अलग पर्सन हो गए, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कौन आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, इनका कंपनी, और ये क्या हो गया, ये पर्सन हो गए। तो ये दोनों अलग अलग बॉडी हो गए, तो इनके राइट एंड ऑब्लिगेशन अलग हो गए, इसके राइट एंड ऑब्लिगेशन अलग हो गए। तो वही कोर्ट बोलती है कि आप एक बार कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा देते हो तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। इसको हम एक और केस में देखें, ली वर्सेस एयर फार्मिंग कंपनी। इसमें ली जो है एक कंपनी को फॉर्म करते हैं जिसमें से इनके पास टोटल शेयर्स होते हैं, जिसमें 2 लोग होते हैं, ये और इनकी वाइफ। साथ साथ ये एक पायलट भी होते हैं। तो बाद में इनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे जो इनके इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं,
तो इंश्योरेंस कंपनी इनकी जो वीडियो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी उनका वो इंश्योरेंस होता है वो रिकवर करने के लिए अप्लाई करती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलती है कि ये कंपनी के मतलब ओनर थे या फिर कंपनी के मालिक थे तो इनको नहीं मिलेगा, मेन शेयर होल्डर थे। अब इसमें मेन इशू क्या होता है, मेन इशू केस वेदर ली कुड बी कंसिडर्ड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या इनके पास शेयर होने के बावजूद इतने सारे शेयर है तो क्या ये कंपनी के एम्प्लॉयर है? तो यहाँ भी कोर्ट जो है वीडियो के फेवर में डिसीजन देती है, holding that Lee was indeed an employee of the company. The judgment established that even though the Lee was sole shareholder and director of the company, he had entered into a contractual relationship with the company as an employee. क्योंकि यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, कंपनी को यहाँ ये कोर्ट जो है वो क्या करती है, सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है। तो जब सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है तो अब कंपनी के रूल रेगुलेशन अलग हो गए। अब जो यहाँ पे ली है उनको कोर्ट क्या बोलती है, वो एक तरह से बोलती है कि कंपनी में वो एज ए एम्प्लॉय थे, इसीलिए वो कंपनसेशन के लिए या फिर जो इंश्योरेंस होता है उसके लिए वो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट कंपनी वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ली हिमसेल्फ। Therefore, Lee's relationship with the company as an employee was distinct from his role as a shareholder and director. अब ये केस सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात की गई है और बात की गई है क्या मतलब आपके पास सारे शेयर्स होने के बाद भी क्या आप कंपनी से अलग होते हो या फिर ये आप कंपनी पे पूरी तरह से वो, जैसे कि आप मतलब एक तरह से बात करें तो क्या आप कंपनी पे ही लाइबल हो, कंपनी आपकी है तो क्या आप एक तरह से एम्प्लॉय होते हो कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन रहता है इसका। अब हम बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी की, जो कि ये सेकेंड इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये दो तरह से होता है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें सिंपल सा ये आपके बेयर एक्ट में 2 सब क्लॉज 22 में लिमिटेड बाय शेयर्स दिया हुआ है और साथ साथ आपके 2 सब क्लॉज 21 में लिमिटेड बाय गारंटी दिया हुआ है। तो लिमिटेड बाय गारंटी में बात करें तो इसका मतलब बस इतना ही होता है कि जो भी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अमाउंट के थ्रू, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अमाउंट, और इसमें क्या है, शेयर्स। अब जैसे कि आप लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में शेयर होल्डर है और आपके पास 10 शेयर्स है, आप उस 10 शेयर्स को 10 शेयर्स में से 5 शेयर आप दे वापस कर देते हैं, आपके पास रिमेनिंग है 5 शेयर। तो जब कंपनी जो है वाइंड अप होती है तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उस 5 शेयर्स को दे, लेकिन आपकी बस इतनी लायबिलिटी बनती है कि आप उस 5 शेयर्स को ही दे सकते हैं। जैसे कि 10 में से 5 आप पहले दे दिए और 5 आप पूरा दे दिए, आप अपना जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म कर दिए। सेम चीज अमाउंट के साथ भी है। मान लीजिए यू आर इंटाइटल्ड टू गिव 10 रुपीज ए कंपनी एंड यू गिव 2 रुपीज, देन यू आर इंटाइटल्ड टू पे कितना, 8 रुपीज। ये होता है यहाँ पे अमाउंट के लिए। तो लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें जो कि 2 सब क्लॉज 21 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, वेयर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय अ मेमोरेंडम टू सच अमाउंट। यहाँ पे क्या है, अमाउंट, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक द कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द प्रॉपर्टी इन इवेंट ऑफ बीइंग अ वाउंड अप। ये हो गया आपका गारंटी में जहां अमाउंट कंपलसरी होता है। अब हम अब शेयर्स की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय अ मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अगर कोई भी शेयर आपका अनपेड है तो आपको वाउंड अप के समय उसको वापस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अमाउंट। अब हम बात करें सेपरेट प्रॉपर्टी। यहाँ भी एक केस के साथ कोर्ट डिसाइड की थी कि जो भी आपका मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। अब सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या है, एक कंपनी हैज अ राइट टू ओन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम सिंस इट्स लीगली एंटिटी। अगर आप एक बार कंपनी को कॉर्पोरेटेड कर देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड कर देते हैं, उसके बाद वो सेपरेट प्रॉपर्टी उसका हो जाता है। और शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसमें राइट ऑफ द कंपनी, बस उसमें शेयर होल्डर का राइट क्या होता है, सिर्फ मेयरली टू देयर शेयर्स। उससे आगे ये इनका कोई प्रॉपर्टी पे मतलब जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होता है उस पर कोई राइट नहीं होता है शेयर्स के अलावा। अब बच्चा है कुजदार के केस में कोर्ट जो है क्या डिसाइड करती है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी को ले डाउन किया गया था। क्या ले डाउन किया गया था, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी को ले डाउन किया गया था किसके केस में, बच्चा एफ के केस में, जहां कोर्ट ये बोलती है कि जो मतलब ऑनरेबल कोर्ट होती है, होल्डिंग बाय शेयर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ अ कंपनी, इट इज द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी, इट इज ओनली गिवन सर्टेन राइट। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, कुछ राइट दिया जाता है। ये एग्जांपल मतलब देखिए, अब सर्टेन राइट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेयरली द शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर्स तक ही राइट रहता है। अब सर्टेन राइट में क्या हो गया, टू वोट, अटेंड मीटिंग हो गया, साथ साथ कैसे डेवलपमेंट करे इसका कंपनी का, उसके बारे में सोचना इनका ये हो गया। मतलब जो भी उसके एम्प्लॉय होते हैं वो उस प्रॉपर्टी पे उनका कोई हक नहीं होता है, जहां तक उनका जैसे एक शेयर होल्डर का सिर्फ शेयर पे हक होता है, ये सिर्फ जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। अब हम बात करें परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब सिंपल से यही है कि जो कंपनी एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो वो मतलब पीढ़ी दर एग्जाम्पल में जैसे बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना, वैसे ही ये चलते रहती है। इट नेवर डाइज or has any retirement and thereof it is a company said that, ये मतलब बोला जाता है कि जैसे कि वो चलते रहती है तो कंपनी कभी ये मतलब खत्म नहीं होती है, कंपनी वाउंड अप हो जाती है लेकिन उसका नाम चलते रहता है। तो ये परपेचुअल सक्सेशन इसका एक सबसे बड़ा वो नेचर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तीन चीजें हो गई, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू बी सू एंड सूड एंड कॉमन सील। तीनों अब सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए ये सेक्शन जो 44 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वहां पे नेचर्स दिए गए हैं शेयर्स के, और कंपनीज एक्ट है यहाँ पे। अब देखिए क्या नेचर है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो है बहुत इजीली शेयर्स यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसका एक नेचर हो गया। कैपेसिटी टू बी सू एंड टू बी सू, अब इसमें बात करें कैपेसिटी टू बी, अब क्या हो गया, ये लीगल पर्सन हो गया। अब लीगल एज ए लीगल पर्सन हो गया तो अब इसके क्या हो गया, राइट्स और ऑब्लिगेशंस। अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो गए तो क्या होगा, अब इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, तो इसके मतलब इस पे ये चाहे इसके बेसिस पे आप सू भी कर सकते हैं और इस पे सू भी टू बी सूड भी हो सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा, अगर हम बात करें सू और टू बी सू, ये भी इसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है, एक कंपनी फॉर्म हो गई, कंपनी के पास एक अपना मतलब जो स्टाम्प होता है या फिर सिग्नेचर हो गया, ये दोनों जो है, एक कंपनी जब फॉर्म हो गई तो उसका एक कॉमन स्टाम्प होता है, सिग्नेचर होता है, जिसको हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसका एक कॉमन सील होता है। ये हमारे नेचर्स हो गए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ नेचर्स आ गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। एक कंपनी लॉ में कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड से प्रिवेंट करता है आपको, रेवेन्यू, ये सब से। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।